हाँ तो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब लोग ठीक होंगे और स्वस्थ होंगे। तो आज के इस क्लास में हम लोग होम साइंस यानी गृह विज्ञान का चैप्टर सेकंड, जिसका नाम है संक्रामक रोगों से बचाव, ये चैप्टर से जितने भी ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू बनते हैं वो आज हम लोग इस क्लास में कवर करेंगे। और इससे पहले हम लोगों ने इस चैप्टर का पार्ट 1 पार्ट 2 के तहत इसका एक्सप्लेनेशन हम लोगों ने पढ़ा है। देखिए, होम साइंस की अगर बात करें तो होम साइंस अच्छे तरीके से आपको 2 चैप्टर पढ़ा दिए हैं। ठीक है, जाइएगा प्ले लिस्ट में, कोई भी सब्जेक्ट अगर आपका कंप्लीट नहीं है तो आप जाइए चैनल का प्ले लिस्ट में जाइए। ठीक है, वहां जाकर के सारा चीज कंप्लीट कीजिए। ठीक है, जो भी क्लास छूटी हुई है सारा क्लास आपको वहां मिल जाएगा। ठीक है, तो ये जो संक्रामक रोग है, इससे इस चैप्टर से जितने सारे क्वेश्चन आपके आने के चांस है बोर्ड एग्जाम में, जो पूछे जाते हैं, जो पॉपुलर क्वेश्चन है, बार बार टच किए जाते हैं, वो क्वेश्चन इस क्लास में हम लोग करेंगे। और जो पूछे जाने के चांस है वो भी करेंगे। मतलब ऑलराउंड की बात करें तो सभी क्वेश्चन हम लोगों का इसमें इंक्लूड है। और संक्रामक रोगों से बचाओ, इसमें ज्यादातर क्या रोगों के बारे में पूछे जाएगा, उसके बाद इंजेक्शन के बारे में पूछा जाएगा, टीका वगैरह के बारे में पूछा जाएगा। इससे ज्यादा आपके नहीं आते। ठीक है, तो शुरू से लेकर लास्ट तक देखना, पूरा क्वेश्चन को कवर करना, सारी चीज यही याद हो जाएगी। इधर उधर ध्यान मत देना, कमेंट सेक्शन में ध्यान मत देना। ठीक है, मेरी बातों को ध्यान से सुनोगे तो यही याद हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्या रखा गया, ध्यान से देखो। सबसे पहला क्वेश्चन है कि संक्रामक रोग से तात्पर्य है, यानी संक्रामक रोग किसको कहते हैं। प्यारे बच्चों, संक्रामक रोग का मतलब होता है एक स्वस्थ व्यक्ति तक, यानी एक संक्रमित व्यक्ति से, यानी जिसको पहले से रोग पकड़ा हुआ है, उस व्यक्ति से वायु या पानी या फिर भोजन के माध्यम से किसी स्वस्थ व्यक्ति तक, यानी किसी दूसरे स्वस्थ व्यक्ति तक वो रोग अगर पहुंच जाता है, अगर वो भी स्वस्थ व्यक्ति उस रोग के ग्रस्त में आ जाता है, तो ऐसे रोग को क्या कहेंगे, संक्रामक रोग कहेंगे। यानी क्या कहेंगे, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को लगने वाला रोग, यानी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को लगना, ये क्या कहलाता है, संक्रामक रोग कहलाता है। संक्रामक रोग ऐसा नहीं है, ध्यान से देखो। अगर बीमार हैं तो हम अगर बीमार हैं, मेरे अगल बगल में कोई आएगा तो वह बीमार नहीं होगा। ठीक है, जब तक वायु या फिर हवा या फिर पानी का संपर्क आपस में नहीं होगा, तब मेरी बीमारी कोई स्वस्थ व्यक्ति तक नहीं पहुंचेगा। ठीक है, तो अगर वह बीमारी अगर वायु के माध्यम से, हवा यानी वायु के माध्यम से, जल के माध्यम से, भोजन के माध्यम से, अगर हम एक रोग ग्रसित व्यक्ति से किसी स्वस्थ व्यक्ति तक पहुंच जाता है, इस प्रकार के रोग को क्या कहेंगे, संक्रामक रोग कहेंगे। सब्जेक्टिव में भी कई बार पूछा जाता है, इतना याद रखना। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन की अगर बात करें, पूछा गया है कि क्षय रोग से बचने के लिए कौन सा टीका दिया जाता है। क्षय रोग को क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, क्षय रोग का मतलब होता है टीबी, यानी इसको क्या कहते हैं, टीबी, ट्यूबरकुलोसिस। ये जो होता है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, माइकोबैक्टीरियम है ना, ट्यूबरकुलोसिस के कारण होता है। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस एक क्या है, बैक्टीरिया है। ठीक है, अब बताइए कमेंट करके आप लोग कि टीबी यानी क्षय रोग जो होता है वो किसके कारण होता है, बैक्टीरिया के कारण होता है। और बैक्टीरिया में कौन सा प्रकार, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। अब इससे बचने के लिए दो साइंटिस्ट निकलते हैं, दो साइंटिस्ट आते हैं, उन्होंने एक इंजेक्शन बनाया, एक का नाम था बेसिलाई, दूसरा का नाम था ग्यूरिन। ठीक है, तो बेसिलाई और ग्यूरिन ने मिलकर के एक इंजेक्शन बनाया जिसका नाम रखा गया बीसीजी, यानी उन्होंने ही अपने नाम पर बीसीजी रखा, यानी अपना नाम का पहला पहला लेटर ले लिया। दोनों साइंटिस्ट अपने नाम पर इस इंजेक्शन का नाम रखा, इस टीका का नाम रखा, जो टीबी रोग के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, टीबी रोग को मुक्त करने के लिए टीबी रोगी को दिए जाते हैं। ठीक है, तो क्षय रोग से बचने के लिए कौन सा टीका, तो ये हो जाएगा आपका बीसीजी का टीका, यानी बेसिलाई कालमेट ग्यूरिन। बीसीजी का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, बेसिलाई कालमेट ग्यूरिन। ठीक है, अब देखना अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि कुकुर खांसी या फिर कुकुर खांसी जो होता है, इससे बचाव के लिए कौन सा टीका लगाया जाता है, कुकुर खांसी। देखिए प्यारे बच्चों, ये जो होगा ये होगा आपका डीपीटी, यानी डीटीपी है ना। देखिए डिप्थीरिया, डी से डिप्थीरिया हो जाएगा, और टी से हो जाएगा टिटनस, और पी से हो जाएगा पर्ट्यूसिस, है ना। पर्ट्यूसिस की अगर बात करें यानी कुकुर खांसी, इसी के बारे में बात की जा रही है। कुकुर खांसी अगर बात बोलें तो कुकुर खांसी को ठीक करने के लिए कौन सा टीका लगाया जाता है, यह टीका का हो जाएगा डीटीपी का टीका। कौन सा टीका, डीटीपी। डीटीपी कितने रोग के लिए प्रयोग किए जाते हैं, 3 रोग के लिए, पहला डिप्थीरिया, दूसरा टिटनेस, और पी से पर्ट्यूसिस। मतलब ये इंजेक्शन, ये टीका किसी एक रोग के लिए नहीं, 3 रोग के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं, 3 रोग के लिए, समझ गए। अब देखना अगला क्वेश्चन की अगर बात करें, पूछा गया है कि क्षय रोग फैलाने का माध्यम क्या है, यानी टीबी जो फैलता है प्यारे बच्चों, यानी जो क्षय रोग फैलता है, टीबी जो फैलता है, उसका फैलाने का माध्यम क्या है, तो ये जो माध्यम होगा ये हो जाएगा दूषित वायु, यानी दूषित वायु, यानी प्रदूषित वायु के कारण क्षय रोग फैलता है। किसके कारण, प्रदूषित वायु के कारण आपका क्षय रोग फैलता है, इतना आप लोग याद रखिएगा। अगर देखिएगा, अगर किसी आदमी को टीबी अगर पकड़ा है, अगर उसके बगल में जाइएगा तो वायु के माध्यम से आपको भी पकड़ सकता है। ठीक है, अब देखना अगला क्वेश्चन कि रोग निरोधी या फिर रोग रोधी क्षमता कितने प्रकार के होते हैं। देखो इम्यूनिटी पावर की बात की जा रही है, यानी इम्यूनिटी पावर आपके शरीर में जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा आपके अंदर एक शक्ति आएगी जो आपके
मतलब रोग के खिलाफ लड़ेगी। अगर इम्यूनिटी पावर अगर हमारे शरीर में ज्यादा है तो हमको जो है रोग बहुत कम पकड़ेगा, है ना। अगर आपके शरीर में इम्यूनिटी पावर यानी निरोधी क्षमता ज्यादा है तो आप बहुत कम बीमार पड़िएगा, कोई भी रोग कोई भी बीमारी आपको जल्दी पकड़ेगा नहीं, ठीक है। और ये जो होता है प्यारे बच्चों, डब्ल्यूबीसी जितना ज्यादा मजबूत होगा उतना ज्यादा इम्यूनिटी पावर यानी रोग निरोधी क्षमता बिल्डअप होगा, उतना ज्यादा मजबूत होगा। आप जानते हैं ब्लड की कैटेगरी को 3 कैटेगरी में बांटा गया है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स, ठीक है। प्लेटलेट्स की अगर बात करें तो ये रक्त को खट्टा बनाता है, ठीक है। डब्ल्यूबीसी की अगर बात करें तो ये रोग निरोधी क्षमता को बढ़ाता है। आरबीसी में मेन जो होता है हेमोग्लोबिन, जिसके कारण रक्त क्या होते हैं, लाल होते हैं, ठीक है। तो देखिएगा कि रोग निरोधी क्षमता कितने प्रकार के होते हैं प्यारे बच्चों, तो ये टोटल 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। अब देखिएगा पहला जो प्रकार है वो प्राकृतिक रूप से मिलेगा, है ना, वो प्राकृतिक रूप से मिलेगा। पहला प्रकार जो कहां से मिलेगा? मां का दूध से, मां का पहला दूध से मिलेगा। पहला प्राकृतिक निरोधी क्षमता जिसको कहते हैं प्राकृतिक निरोधी क्षमता, है ना, ये जो है इनका कोलेस्ट्रम से मिलेगा। मां का पहला दूध को क्या कहते हैं? कोलेस्ट्रम कहते हैं। मां के पहला गाढ़ा पीला दूध को क्या कहते हैं? कोलेस्ट्रम कहते हैं। चैप्टर 1 में पढ़ाए हैं, ठीक है। याद है कि नहीं? भूल गए? कमेंट करके बताओ जल्दी, ठीक है। अब देखिए पहला तो मिलेगा। दूसरा जो है प्यारे बच्चों, अगर मान चलो कि वो बच्चा जो है मां का दूध नहीं पी पाया या फिर मां का दूध उतना तरीके से अच्छे से नहीं मिल पाया, जिसके कारण उसके बॉडी में इम्यूनिटी पावर यानी रोग निरोधी क्षमता कम हो गया, तो अब क्या होगा? दूसरा तरीका कि इंजेक्शन के माध्यम से टीका के द्वारा उनके अंदर जो है एक तरह से रोग निरोधी क्षमता को बढ़ाया जाएगा। टीका लगाया जाएगा, इंजेक्शन वगैरह लगाया जाएगा, दवाई वगैरह खिले जाएंगे, ठीक है। तो ये उपार्जित कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा? उपार्जित या फिर एक तरह से कृत्रिम रूप से रोग निरोधी क्षमता कहलाएगा, ठीक है। तो रोग निरोधी क्षमता टोटल कितने प्रकार के? कमेंट करके बताओ। रोग निरोधी क्षमता कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। समझ गए? टोटल 2 प्रकार के। अब देखना अगला क्वेश्चन की बात करें, पूछा गया है एड्स कैसे फैलता है। एड्स की बात करें, एड्स जो है एक प्रकार का बीमारी है। यह आपका किसके कारण होता है प्यारे बच्चों? विषाणु के कारण, वायरस के कारण होता है। इसका फुल फॉर्म की अगर बात करें, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी डिजीज, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी डिजीज। अब ये जो होता है प्यारे बच्चों एचआईवी के कारण होता है। क्या होता है? एचआईवी के कारण, यानी ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी यानी ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस, ठीक है। ये जो है एचआईवी के कारण होता है। और एड्स कब फैलता है प्यारे बच्चों? एड्स आपका संक्रमित सुई से फैलेगा। अगर किसी का इंजेक्शन लगाया हुआ अगर सुई अपने अंदर ले लिए, वही इंजेक्शन वही सुई अगर दोबारा प्रयोग में लाया गया तो फिर आपको एड्स पकड़ेगा, ठीक है। अगर उस व्यक्ति को है तो आपको भी पकड़ लेगा। और दूसरा सबसे बड़ा कारण क्या है कि अनसेफ सेक्स किया जाता है, यानी प्रजनन क्षमता जो होती है, अगर प्रजनन अगर कोई कर लिया, है ना, मान चलो अगर हस्बैंड को अगर एचआईवी है, सॉरी एड्स है, तो अगर जो है उनकी वाइफ को भी पकड़ लेगी, है ना। अगर उनको वाइफ को अगर एड्स है तो हस्बैंड को भी पकड़ लेगा। तो इस तरह से भी फैलता है। तो एड्स जो है बहुत खतरनाक बीमारी है। पहले तो इसका इलाज भी नहीं हो रहा था, पहले इस रोग का इलाज भी नहीं हो रहा था, लेकिन अभी इसका कंट्रोल करने के लिए कई कई दवाइयां निकली है ना। इस पर भी जो है विजय पा लिया है, बहुत अच्छी बात है। यानी ऑप्शन आपके सी लोग हो जाएंगे। समझ गए? अब देखना अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर कि कौन सा रोग वायु द्वारा नहीं फैलता है, बताइएगा प्यारे बच्चों। खसरा, हैजा, सर्दी, क्षय रोग। खसरा भी फैलता है वायु के द्वारा। खसरा किसी को हो जाएगा ना तो वायु के द्वारा ये इसके रोगाणु जो होते हैं बहुत तेजी से फैलते हैं। लेकिन हैजा की अगर बात करें प्यारे बच्चों, डायरिया, ये जो है आपका वायु के द्वारा नहीं फैलता है। ये प्रदूषित जल और प्रदूषण भोजन के बारे में फैलता है। प्रदूषित जल और प्रदूषित भोजन के माध्यम से आपका हैजा फैलता है। यानी ऑप्शन आपके क्या हो जाएंगे? बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। अब चलिए क्वेश्चन पूछा गया कि बच्चों को पूरक आहार कितने माह में देना चाहिए। प्यारे बच्चों पूरक आहार किसको कहते हैं? पूरक आहार का मतलब होता है बच्चा यानी नया नया जब खाने के लिए सीखता है, ठीक है, उसी को कहते हैं पूरक आहार। छोटे बच्चे को जो खाने के लिए दिया जाता है उसी को क्या कहेंगे? पूरक आहार कहेंगे। जैसे कि छोटा बच्चा है तो उनको पहले शुरुआत में थोड़ा खिचड़ी खिलाया जाएगा, मतलब ऐसे पदार्थ खिलाए जाएंगे जो सुपाच्य हो। सुपाच्य का मतलब जिसको पचाया जा सके। ऐसा नहीं कि खिला दिए एकदम पूरा पेट भर के, भात खिला दिए, चावल खिला दिए, आटा दाल जो भी खाए खिला दिए, ऐसा नहीं। तो जो वो पचा सकता है, यानी उनकी पाचन क्षमता यानी पाचन शक्ति जितना है उसी के अनुसार उस बच्चे को जब आहार दी जाती है शुरुआत में, उसको कहते हैं पूरक आहार, ठीक है। तो ये मां का दूध के बाद दिया जाता है। मां का दूध के साथ साथ, मां का दूध जब खाते पीता है बच्चा तो उसके साथ साथ दिया जाता है। लेकिन एक बात है, आप लोगों को मैंने बताया था चैप्टर 1 में, मैंने आपको बताया था कि बच्चे अगर जन्म लेते हैं, बच्चा का अगर जन्म होता है तो जन्म से 6 माह तक बच्चा को कुछ भी नहीं पिलाया जाता है। ओनली एंड ओनली यानी केवल और केवल मां का दूध पिलाया जाता है। मां का दूध पिलाया जाता है, ठीक है। बच्चे को 6 माह के बाद ही आप कोई दूसरा पदार्थ खिला पिला सकते हैं। बच्चे को 6 माह के बाद ही यानी 6 माह तक
कोई कंपेरिजन नहीं, कोई एक तरह से कोई मतलब मजबूरी नहीं, ओनली यानी केवल और केवल मां का दूध पिलाया जाएगा 6 माह तक। और इस बात को पता है कि 6 माह तक मां का दूध पिलाया जाएगा, तो जब शुरुआत के जो मां के दूध होते हैं गहरा पीला होते हैं, काफी ज्यादा उसमें इम्यूनिटी पावर बूस्ट करने की शक्ति होती है, तो उसको कहते हैं कोलेस्ट्रम। ठीक है, तो अब देखिएगा बच्चों को पूरक आहार कितने माह में, तो ये हो जाएगा आपका 6 माह में। कितने माह में? 6 माह में हो जाएगा, समझ गए। अब देखिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर पूछा गया है, काफी सिंपल है, पूछा गया है कि किसके द्वारा शरीर की सूक्ष्मतम इकाई यानी कोशिका का रचना किया जाता है ना? किसके द्वारा शरीर की सूक्ष्मतम इकाई यानी कोशिका का रचना किया जाता है? बताइएगा कोशिका क्या है प्यारे बच्चों? क्या कोशिका हमारे शरीर का सबसे सबसे मतलब छोटा पार्ट है ना? यानी सबसे इकाई यानी सबसे न्यूनतम इकाई की अगर बात करें तो वो कोशिका है। अब कोशिका से क्या बनता है? कोशिका से हम लोगों का उत्तक बनता है, उत्तक है ना? कोशिका से हम लोगों का क्या बनता है? उत्तक बनता है। उत्तक से हम लोगों का क्या बनता है? अंग बनता है। अंग से हम लोगों का क्या बनता है? शरीर बनती है ना? यही से है ना? तो कोशिका यानी शरीर की जो मतलब सबसे क्रियात्मक यानी इकाई है, सबसे छोटी क्रियात्मक इकाई है वो कोशिका। वो है क्या है? कोशिका यानी सेल। चैप्टर आप देखिएगा, चैप्टर अगर 9 में या 8 में क्लास 9th के बायोलॉजी में, क्लास 9th के बायोलॉजी में आप लोगों ने पढ़ा होगा। अगर आप लोग पढ़े हैं तो देखेंगे कोशिका के बारे में हम लोगों ने वह पढ़ा था। ठीक है, रॉबर्ट हुक और लियू वेन हवेक, रॉबर्ट हुक ने क्या किया था? कोशिका की खोज की थी। ठीक है, अब देखिएगा किसके द्वारा शरीर की सूक्ष्मतम इकाई की रचना की जाती है। प्यारे बच्चों देखिए, जब कोशिका का विभाजन होता है, कोशिका का निर्माण हमारे शरीर में विखंडन के द्वारा होता है। ठीक है, यानी एक कोशिका टूटकर 2 में बदल जाएगा, 2 मिलकर आगे चल के 2 जो है 4 में बदल जाएगा, 4 8 में बदल जाएगा। तो यहां जो होता है विखंडन होता है। तो कोशिका जो बनती है, कोशिका जब बनती है तो वहां सबसे ज्यादा प्रोटीन का प्रयोग होता है। किस चीज का? प्रोटीन का। तो किसके द्वारा शरीर सूक्ष्मतम इकाई कोशिका की रचना होती है? तो प्रोटीन के द्वारा। क्या हो जाएगा? प्रोटीन के द्वारा। ऑप्शन आपके बी लोग हो जाएंगे, समझ गए। अब देखना अगला क्वेश्चन की अगर बात करें, खसरे का टीका कब लगाया जाता है? खसरे का टीका कब लगाया जाता है प्यारे बच्चों? काफी सिंपल और आसान क्वेश्चन है, बताइएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 10 सिंपल है, बताइएगा। काफी सिंपल है, चलो बताओ, है ना? बिल्कुल सही आंसर आ रही है। खसरे का टीका कब लगाया जाता है ना? हाँ देखो, खसरे का टीका की अगर बात करें प्यारे बच्चों, खसरे का टीका जो होता है ना, उस टीका का नाम होता है रूबेला। क्या होता है? रूबेला। एमएमआर। ये देखो, ये एक इंजेक्शन का नाम है, एक टीका का नाम है, और ये जो होता है इसको कहते हैं रूबेला। तो खसरे का टीका कब लगाया जाता है? 9 माह पर लगाया जाता है, रूबेला वैक्सीन लगाई जाती है, समझ गए। अब देखना अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर पूछा गया है कि स्त्री के प्रथम दुग्ध स्राव को क्या कहते हैं? मैंने कई बार रिपीट किया अभी, कोलेस्ट्रम कोलेस्ट्रम कोलेस्ट्रम, है ना? अभी जस्ट रिपीट किया हमने। ठीक है, तो पहले जो दूध निकलेगा बच्चा का जन्म के बाद, तो गाढ़ा पीला जो दूध निकलेगा उसको कहेंगे कोलेस्ट्रम। देखो, डीटीपी का पहला टीका कब है? डीटीपी का फुल फॉर्म मैंने क्या बताया? डीटीपी का फुल फॉर्म मैंने क्या बताया? डीटीपी, है ना? डीटीपी का फुल फॉर्म मैंने बताया आपको। डी से डिप्थीरिया हो जाएगा, डी से आपका क्या हो जाएगा? डिप्थीरिया हो जाएगा, है ना? और टी से टिटनेस हो जाएगा, और पी से पर्ट्यूसिस हो जाएगा। मतलब ये जो टीका है आपके, ये टीका एक काम के लिए नहीं, एक बीमारी के लिए नहीं, मतलब 3 बीमारी के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं। तो ये जो है डीपीटी का पहला डोज की अगर बात करें तो 1 माह पर, बच्चे का जन्म जैसे हुआ तो 1 माह के भीतर डीपीटी का यानी डीटीपी का जो है टीका दे देनी चाहिए। ठीक है, ऑप्शन आपके डी लोग हो जाएंगे। देखना अगला क्वेश्चन कि बच्चों को किस रोग से बचाने के लिए विटामिन ए की खुराक दी जाती है ना? खुराक दी जाती है प्यारे बच्चों। विटामिन ए की बात करें, देखो विटामिन ए, ध्यान से सुनोगे, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के। कितना प्रकार का विटामिन हो गया? 6 प्रकार का। विटामिन कितने प्रकार के होते हैं बताओ, आप लोगों को पता है? विटामिन टोटल 6 प्रकार के होते हैं। विटामिन ए की कमी से क्या होता है प्यारे बच्चों? रतौंधी। विटामिन ए की कमी से क्या होता है? रतौंधी। विटामिन बी की कमी से क्या होता है? बेरी बेरी, है ना? विटामिन बी की कमी से बेरी बेरी रोग होता है। सी की कमी से सकरवी होता है। सी की कमी से क्या होती है? सकरवी होता है, यानी मसूरा आपका दर्द करने लगेगा। डी सी की कमी से डिप्थीरिया, है ना? यानी डी की कमी से क्या होता है? रिकेट्स हो जाएगा। रिकेट्स यानी हड्डी कमजोर हो जाएगा आपका, रिकेट्स हो जाएगा। विटामिन ई की कमी से क्या होगा? विटामिन ई की कमी से एक तरह से जो है आपका मतलब प्रजनन क्षमता कम होगा। के की कमी से जो है, के की कमी से क्या होगा? रक्त का थक्का जल्दी नहीं बनेगा। ये सब चीज बहुत सारी दिक्कतें आती है। ठीक है, अब देखिएगा प्यारे बच्चों, आपको मैंने पूछा कि विटामिन ए की अगर कमी होगा
तो विटामिन ए की कमी से रतौंधी होती है, तो ये रतौंधी से बचने के लिए विटामिन ए का खुराक दिया जाता है, रतौंधी से बचने के लिए विटामिन ए का खुराक दिया जाता है। ठीक है, अब चलो अगला क्वेश्चन की अगर बात करें, पूछा गया है कि निम्न में से कौन सी बीमारी दूषित भोज्य पदार्थों को खाने से होता है। दूषित भोज्य पदार्थ की अगर बात करें तो प्यारे बच्चों आपका दिया हैजा, पेचिस या फिर इनमें से सभी। हैजा, पेचिस या अतिसार, कोई भी दूषित भोज्य पदार्थ की बात कर रहे हैं तो सभी के सभी बीमारी आपके हो सकते हैं, सभी के सभी बीमारी जो आपके हो सकते हैं। ठीक है, सभी के सभी बीमारी आपके हो सकते हैं। 1 सेकेंड। ठीक है, ये कैमरा आपकी जो है ना शायद आपको क्लियर दिखेगा। ठीक है, अब देखिएगा, है ना, अब देखिएगा प्यारे बच्चों आगे की अगर बात करें, पूछा गया है अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया कि दूषित जल पीने से कौन सा रोग होगा। तो दूषित जल अगर पीजिएगा तो आपको हो जाएगा पीलिया। क्या हो जाएगा? पीलिया रोग पकड़ लेगा। दूषित जल पीने से क्या होगा? पीलिया रोग। कमेंट करके बताओ तो सारी चीज समझ में आ रही है या फिर दिमाग से ऊपर जा रहा है? ठीक है, सारी चीज समझ में आ रही है या फिर दिमाग से ऊपर जा रहा है? चलो क्वेश्चन नंबर 15 था। बिल्कुल क्वेश्चन नंबर आपका क्या था? 15 था। ऑप्शन आपके ए लोग हो जाएंगे, ऑप्शन ही बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। देखिए एमएमआर टीके से किन किन रोगों का बचाव है प्यारे बच्चों। एमएमआर की अगर बात करें तो एमएमआर यानी आपका जो हो जाएगा मिसल्स, मम्स और रूबेला, ये 3 प्रकार के रोग हैं। ठीक है, ये जो है मिसल्स यानी जो आपका मम्स आपका खसरा हो जाएगा, मम्स यानी गलसुआ हो जाएगा, आर से रूबेला है ना, एम से मिसल्स यानी जिसको खसरा कहते हैं, उसके बाद एम से मम्स जिसको हिंदी में गलसुआ कहते हैं, आर से रूबेला कहते हैं। ये 3 रोग के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं एमएमआर का टीका। यानी ऑप्शन आपके डी लोग हो जाएंगे, ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। देखो विटामिन सी की कमी से कौन सी रोग होती है? विटामिन सी मैंने आपको जस्ट बताया, विटामिन ए की कमी से रतौंधी, विटामिन बी की कमी से बेरी, और विटामिन सी की कमी से आपका क्या हो जाएगा? सकरवी हो जाएगा। ठीक है, विटामिन सी की कमी से सकरवी हो जाएगा। ठीक है, पेचिस से पीड़ित बच्चों को दिया जाना चाहिए तो उनको क्या देना चाहिए? नमक और चीनी का घोल दिया जाना चाहिए। नमक और चीनी का घोल से वो क्या होगा? बच्चा थोड़ा सा हष्ट पुष्ट होगा, बीमार दूर जाएगी। ठीक है, अब देखिएगा निम्नलिखित में से कौन सा पोषणहीनता से संबंधित रोग है? पोषणहीनता से संबंधित रोग है मतलब पोषण की कमी से होने वाले रोग को पोषणहीनता रोग कहते हैं। प्यारे बच्चों ये जो है आपका एनीमिया की अगर बात करें तो एनीमिया जो आपका पोषणहीनता से संबंधित रोग है, इतना आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए आपके स्क्रीन पर पूछा गया कि पीने वाले जल को रोग फैलाने वाले जीवाणुओं से मुक्त करने हेतु निम्न में से किसका प्रयोग करना चाहिए? ठीक है, तो यहां जो है प्यारे बच्चों विरंजक चूर्ण का प्रयोग करना चाहिए। किसका? विरंजक चूर्ण का प्रयोग करना चाहिए। ठीक है, भोजन में किसकी कमी से मां और शिशु दोनों को गलकंड घेंगा रोग किसके कारण होता है? यानी आयोडीन की कमी के कारण होता है। घेंगा रोग किसके कारण होता है प्यारे बच्चों? आयोडीन की कमी के कारण। और इसकी पूर्ति हमको कहां से मिलती है? नमक से हो जाती है इसकी पूर्ति। ठीक है, तो ये जो होगा घेंगा रोग होगा किसके कारण? आयोडीन की कमी के कारण होता है। घेंगा रोग किसके कारण होता है? आयोडीन की कमी के कारण। बताओ बच्चों को पोलियो और डीपीटी का बूस्टर डोज किस आयु में दिया जाना चाहिए? फटाफट बताओ, है ना, डीपीटी का बूस्टर डोज और पोलियो। क्वेश्चन नंबर 22 बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर आ रही है। अब बताइएगा 22 की अगर बात करें, है ना, तो यह जो हो जाएगा प्यारे बच्चों 3 माह के अंदर अंदर ये दोनों टीका लग जाना चाहिए। पोलियो और डीपीटी का टीका जो है ये 3 माह के अंदर अंदर यानी जन्म से 3 माह के भीतर लग जाना चाहिए। ठीक है, टाइफाइड और हैजा, है ना, बीमारियां किसके संदूषण से फैलती है? तो ये तीनों प्रकार के संदूषण, जल, भोजन या फिर दोनों, बिल्कुल दोनों प्रकार के। अगर जल अगर प्रदूषित रहेगा, भोजन अगर प्रदूषित रहेगा तो ये बीमारी आपको पकड़ेगी भाई, है ना, इस तरह की बीमारी जो है पकड़ेगी। अब देखिए वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, अरे बोल तो दिए, जा बोल दिए, ठीक है, यानी WHO फुल फॉर्म पूछा दिया था, बोल दिए वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, फुल फॉर्म पूछा दिया था, हमको नहीं बोलना था। ठीक है, हम बोल दिए, बोलना था, कैसे हम बोल दिए हमको। चलो अब देखिए अगला क्वेश्चन की अगर बात करें, पूछा गया है कि निम्न में से कौन व्यक्तिगत स्वच्छता के अंतर्गत आता है? व्यक्तिगत स्वच्छता के अंतर्गत कौन आएगा? देखो व्यक्तिगत स्वच्छता का मतलब होता है अपने आप को स्वच्छ रखने की प्रक्रिया। ठीक है, तो आप अपने आप को स्वच्छ रखने के लिए क्या करते हैं? हाथ धोते, दांत ब्रश, ये सब बच्चे का खेल है, करते हैं आप लोग। बिल्कुल व्यक्तिगत स्वच्छता का मतलब होता है अपने आप की स्वच्छता। ठीक है, अब देखना 1 ग्राम वसा में कितनी कैलोरी होती है? 1 ग्राम वसा में कितनी कैलोरी होती है? तो ये जो होती है 9 कैलोरी होती है। 1 ग्राम वसा में कितना कैलोरी होता है प्यारे बच्चों? 9 कैलोरी होती है, 9 कैलोरी होती है। ठीक है, निम्न में से कौन सा तत्व विकास को प्रभावित नहीं करता है? देखिए यहां जो प्यारे बच्चों आपके शारीरिक विकास को अगर प्रभावित करेगा, रोग और चोट, पोषण और वातावरण तो प्रभावित करेगा, लेकिन धन नहीं करेगा। धन करेगा आपका अप्रत्यक्ष रूप से। अगर आपके पास धन ज्यादा होगा तो आप पौष्टिक पदार्थ खरीदेंगे, नहीं होगा तो नहीं खरीद पाइएगा और भूखे रहिएगा तो आपकी शारीरिक दुर्बलता आएगी। ठीक है, तो यहां क्वेश्चन जो है एक तरह से प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित नहीं करता तो धन करता है, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से तो प्रभावित करता है।
और प्रत्यक्ष रूप से ये तो प्रभावित करता है, इतना आप लोगों को याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन की बात करें तो अंतःस्रावी प्रणाली से संबंधित आजकल का सबसे आम रोग कौन सा है ना? आजकल का सबसे आम रोग जो है प्यारे बच्चों, यानी जो मधुमेह है, आपका मधुमेह जो है, मधुमेह आजकल का आम रोग बन गया है ना? जनरल बीमारी बन गई है मधुमेह। ये किसकी कमी से होता है प्यारे बच्चों? ये होता है आपका इंसुलिन की कमी से। इंसुलिन अगर घट जाएगा तो आपके शरीर में जो है इंसुलिन का काम होता है आपके शरीर में शुगर का लेवल को बराबर रखना। इंसुलिन का काम क्या होता है? आपके शरीर में चीनी का लेवल को बराबर रखना और चीनी को पचाना, चीनी को शुगर को खत्म करना, ये इसका काम होता है। जब ये ही नहीं रहेगा तो शुगर आपके शरीर में बढ़ेगा। अरे इंसुलिन का काम क्या होता है कि शरीर में जो शुगर होते हैं, जो चीनी होते हैं, उसको पचाना, उसको जो कोशिका के अंदर तक लेके जाना और कोशिका उसका प्रयोग करेगा और कोशिका प्रयोग करके आपको एनर्जी देगा। जब ये रहेगा ही नहीं, इंसुलिन ही नहीं रहेगा तो फिर वो उसको पचाएगा कौन? शुगर को कौन पचाएगा? तो शुगर को कोई पचाने वाला नहीं होगा तो आपके शरीर में रह जाएगा। इस तरह से आपके शरीर में मिठास बढ़ जाएगी, चीनी बढ़ जाएगी, शुगर बढ़ जाएगा। तो मधुमेह जो होता है आजकल का अंतःस्रावी ग्रंथि से होने वाला सबसे फेमस रोग हो गया है। ठीक है, प्लास्टिक द्वारा कौन सा प्रदूषण फैलेगा? तो प्लास्टिक भूमि को प्रदूषित करता है ना? प्लास्टिक जो है आपके भूमि को प्रदूषित करता है। प्रदूषण कितने प्रकार के? जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, भूमि प्रदूषण और क्या हो जाएगा? जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, भूमि प्रदूषण और क्या हो जाएगा? एक तरह से ध्वनि प्रदूषण। 4 प्रकार के प्रदूषण आपको याद रखिएगा। जल प्रदूषण, जब भी प्रदूषण की बारी आएगी, जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, है ना, उसके बाद मिट्टी प्रदूषण या भूमि प्रदूषण, उसके बाद ध्वनि प्रदूषण। इतना आप लोग 4 प्रकार के प्रदूषण आप लोग याद रखिएगा। जब भी प्रदूषण की बात की जाएगी तो ये चारों प्रकार का वर्णन कर देना, एक भी नंबर नहीं छटेगा, एक भी नंबर आपका नहीं छटेगा। ठीक ना? अब देखिएगा, जल प्रदूषण के कारणों के लिए मुख्य रूप से निम्नलिखित में से कौन सा जिम्मेदार है? ठीक है, तो ये दोनों हो जाएंगे, है ना, वनारोपण, तेल रिफाइनरी, कागज का कारखाना, है ना, तो ये दोनों हो जाएंगे बी और सी, यानी ऑप्शन आपके डी लॉक हो जाएगा। ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलो बहुत अच्छी बात है। अब देखिए अगला क्वेश्चन की बात करें, निम्न में से कौन विशिष्ट बालकों का प्रकार नहीं है? विशिष्ट बालक ऐसे बालक को कहते हैं जिनके अंदर कोई गुण होती है, जिनको कुछ स्पेशल नीड्स की जरूरत होती है, कोई आवश्यकता की जरूरत होती है, उसको कहते हैं विशिष्ट बालक, है ना। जिसको विशिष्ट आवश्यकता की जरूरत होती है उसको क्या कहेंगे? विशिष्ट बालक कहेंगे। अब देखिएगा, इनमें से कौन विशिष्ट बालक का प्रकार नहीं है? तो आर्थिक अक्षमता से संबंधित, यानी आर्थिक, जिसके पास गरीबी होगा तो वो विशिष्ट बालक नहीं कहलाएंगे। विशिष्ट बालक 2 प्रकार के होते हैं, एक कमी वाला, मतलब अगर कोई बच्चा अगर पढ़ नहीं पाता, देख नहीं पाता, तो वो भी विशिष्ट बालक कहलाएगा। अब उनको जो है देखने के लिए ब्रेल लिपि ला करके दो, ताकि वो देख सकेगा, लिख सकेगा, पढ़ सकेगा। और एक विशिष्ट बालक, इस प्रतिभाशाली बालक को भी कहते हैं विशिष्ट बालक। विशिष्ट का मतलब खास। ठीक है, और खास कौन होता है? जिसके अंदर कोई कमी हो या फिर कोई गुण हो। ठीक है, अगर कोई कमी होगा तो वो भी खास कहलाएगा क्योंकि उसको खास जरूरत है। ठीक है, और जिसके अंदर कोई गुण है, काफी ज्यादा पढ़ने में तेज है, तो वो भी विशिष्ट बालक कहलाएगा क्योंकि उनको जो है अब थोड़ा सा एक्स्ट्रा लेवल में उसको होमवर्क दिया जाना है। ठीक है, तो विशिष्ट बालक 2 प्रकार के होते हैं, समझ गए। अब देखना अगला क्वेश्चन की बात करें तो कूड़ेदान में किसका छिड़काव किया जाना चाहिए? तो भाई डीटीपी का। किसका? डीटीपी का। डीटीपी का फुल फॉर्म जान लो, डाइक्लोरो डाइफेनेल ट्राइक्लोरोइथेन। ठीक है, डाइक्लोरो डाइफेनेल ट्राइक्लोरोइथेन। अब देखिएगा, ऊर्जा प्राप्ति का मुख्य स्रोत कौन सा है? तो कार्बोहाइड्रेट। प्यारे बच्चों, कार्बोहाइड्रेट चावल, इसका चावल क्या है? चावल हो जाएगा। उसके बाद गेहूं हो जाएगा। ठीक है, ये देखिए चावल, कार्बोहाइड्रेट का देखिए सबसे ज्यादा अगर ऊर्जा मिलता है तो वो मिलता है प्रोटीन से। सबसे ज्यादा ऊर्जा किससे मिलता है? प्रोटीन से। लेकिन कम समय में सबसे ज्यादा ऊर्जा देने वाला, कम समय में यानी जल्दी पच करके, जल्दी उसका पाचन हो जाता है और जल्दी पच करके जल्दी ऊर्जा देने में जो आगे रहता है वो रहता है कार्बोहाइड्रेट। तो ऊर्जा प्राप्ति का जो मुख्य स्रोत हो जाएगा वो हो जाएगा आपका कार्बोहाइड्रेट। समझ गए? अब देखना, विकासात्मक मनोविज्ञान लाभदायक होते हैं। विकासात्मक मनोविज्ञान वैसी मनोविज्ञान जिसमें विकास के बारे में बात की जाती है, शारीरिक विकास, मानसिक विकास कैसे हो, इस चीज के बारे में डिस्कस किया जाता है, उसको कहते हैं विकासात्मक मनोविज्ञान। मनोविज्ञान के बारे में हम लोगों ने पढ़ा है, चैप्टर 1 पढ़े हैं। जो नहीं पढ़े वो जाइएगा प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा, है ना। तो ये जो होते हैं सभी के लिए होते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, आप लोगों को मैं कहना चाहूंगा, ये पीडीएफ नोट्स आप लोग चाहते हैं ना, ये सारी जितने भी आपकी क्लास चलती है सारी पीडीएफ नोट्स हैं जो आपको तनु आर्ट्स स्टडी एप्लीकेशन में दिया जाएगा। तनु आर्ट्स स्टडी एप्लीकेशन में आपका दिया जाएगा। ठीक है, वहां दिया गया है। ठीक, आप जाकर के देख लीजिए, है ना। तो आप जो तनु आर्ट्स स्टडी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए। नए बच्चे हो तो सब्सक्राइब कर लो यार,
है ना, ये भी बोलना पड़ेगा, है ना, ताकि समय पर नोटिफिकेशन पहुंच जाए। साथ ही आप टेलीग्राम से ज्वाइन हो जाओ। बहुत शिकायत है आप लोगों से हमको कि आप लोग टेलीग्राम में ज्वाइन नहीं होते हैं। टेलीग्राम से आप लोग ज्वाइन हो जाइए। साथ ही इस नंबर को आप रखिए अपने पास 92 63 0 246 92। जब भी आपको कोई परेशानी, कोई दिक्कत परेशानी हो तो आप इस नंबर पे व्हाट्सएप कर देना, हम आपके व्हाट्सएप मैसेज का रिप्लाई देंगे। ठीक है, कोई भी जरूरत हो। ठीक है, अब जब कोई भी जरूरत हो तो इस नंबर को आपको नोट करके रखिए। ठीक है, अब देखना अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, संतुलित आहार न ग्रहण करने से क्या प्रभाव पड़ेगा। तो संतुलित आहार नहीं ग्रहण करने से भार में कमी आ जाएगी, शारीरिक प्रभाव क्षीणता हो जाएगा, साथ ही कमजोरी होने लगेगी। ये सभी के सभी यानी ऑप्शन आपके डी टिक राइट आंसर हो जाएंगे। अब देखिएगा कि स्वच्छता के किस कार्य के लिए जल की अधिकतम आवश्यकता होती है। तो ये कपड़ों की धुलाई के लिए, कपड़ों की धुलाई के लिए सबसे ज्यादा जल की आवश्यकता होती है प्यारे बच्चों, है ना। तो प्यारे बच्चों ये जो आपका क्या था, ये जो था प्यारे बच्चों, ये क्या था आपका, ये था आपका चैप्टर सेकंड संक्रामक रोगों से बचाओ। और संक्रामक रोगों से बचाओ जितने एमसीक्यू बनते थे, जितने ऑब्जेक्टिव बनते थे, सारा हम लोगों ने डन कर लिया। ठीक है, सारा हम लोगों ने डन कर लिया। अब बताइए कहीं कोई शक, कोई दिक्कत, कोई खांसी बुखार जुकाम सर्दी कुछ बताओ, है ना, कुछ पकड़ा है क्या इसको पढ़ने के बाद? नहीं पकड़ा ना, सब ठीक है। चलो इसी तरह से चैप्टर 1 आपको, चैप्टर 2 आप करा दिए, इसका सब्जेक्टिव आ जाएगा, टेंशन मत लो। ठीक है, आपका सब्जेक्टिव आ जाएगा, फिर अगली क्लास इसी तरह से चलेगी। तो आप कमेंट करके बताना क्या आपको लग रहा है, आपको लगेगा, आपको लगा कि किस तरह से पढ़ाई हुआ, आपको किस तरह से लगा, अंदाज कैसा है आपका पढ़ने के बाद, आपका मन क्या कह रहा है। ठीक है, वो चीज हमको शेयर कीजिएगा, कहीं कमी है तो बोलिएगा। ठीक है, हम सुधार करेंगे, सुधार करने के लिए हम लगे हुए हैं। ठीक है, तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा आपको कैसा लगा क्लास, फीडबैक चाहिए। और प्यारे बच्चों जाते जाते हम यही रिक्वेस्ट करना चाहेंगे आप लोगों से कि प्लीज आप लोग जो है ज्यादा से ज्यादा बच्चों को जोड़िए, क्योंकि आप ही लोग हैं, है ना, इस प्लेटफॉर्म को आगे लेके जाना है। तो प्लीज आप लोग ज्यादा से ज्यादा बच्चों को जोड़िए। ठीक है, थैंक यू सो मच। अगली क्लास में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।